अब पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स के बारे में। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? टू सोर्सेस हैविंग सेम कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस, या टू सोर्सेस हैविंग कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेस। क्या हुआ? ये दो सोर्सेस हैं जो इनिशियल फेज डिफरेंस है या 0 हो या π/2 हो या π/4 हो, मगर ये हमेशा ये रहना चाहिए, तो कांस्टेंट हो गया। जैसे π/4 है तो हमेशा π/4 रहना चाहिए। यस सर। 0 है तो हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस। जो शुरुआत से है वही हमेशा रहना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। दो सोर्सेस हैं, उनका इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेस हमारे क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? कि टू सोर्सेस हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट का मतलब अगर 0 है तो 0 हमेशा 0 रहेगा, π/2 है तो हमेशा π/2 रहेगा, π/4 है हमेशा π/4 रहेगा, π/6 है हमेशा π/6 ही रहेगा। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज दोनों का, दोनों वेव्स का, दोनों सोर्स का, तो उसको बोलते हैं इनिशियल फेज डिफरेंस। कांस्टेंट हो गए तो ऐसे सोर्सेस हमारे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? आगे देखो, उसके बाद आती है नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायरमेंट जो कंडीशन है वो क्या क्या है? टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट। पहली कंडीशन तो यही है कि हमारा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। और कोहेरेंट का मीनिंग बता चुके हैं कि फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम या सेम होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ बोथ द वेव्स शुड बी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई? इसीलिए हम लोगों ने एक सोर्स से दो सोर्स बनाए थे। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी को सेम करना था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को सेम करना था। सेम या एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई चीज? yes, एक सोर्स से ही हमने दो बनाए थे ना, तो इसीलिए इसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ बोथ दी वेव्स शुड बी एग्जैक्टली सेम। थर्ड वाला क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी सेम और नियरली सेम होना चाहिए। सेम और नियरली सेम का मतलब क्या है? इस पॉइंट को, जैसे एक सोर्स है, एम्पलीट्यूड ये होता है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ पार्टिकल। दूसरा भी हमारा ये है ऐसे। अगर ये चीज सेम नहीं होगी, अगर मान लेते हैं ये चीज सेम नहीं है, तो सेम नहीं होगी तो एक कंस्ट्रक्टिव के लिए सेम फेज में मिलना जरूरी है। इसका मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा तभी तो इंटरफेरेंस होगा। यस सर। अगर ये सेम नहीं है, मान लेते हैं ये ऐसा है और ये नीचे की तरफ मान लो ऐसे, तो ये अपोजिट हो गए। यस सर। अपोजिट हो गए ना, तो वहां सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होगा? नहीं होगा। तभी लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी सेम और नियरली सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई चीज? टू सोर्सेस आर सेड टू बी नैरो। सोर्स कैसे होने चाहिए? नैरो होने चाहिए। नैरो मतलब पतले होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारा बनाई थी उसके बीच की। क्यों ऐसा क्यों है? अगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा जो लाइट बेंड होती है, कब बेंड होती है? जब इसके वेवलेंथ ऑफ लाइट के, इसका जो नैरो ओपनिंग है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए। जी सर। इसकी जो ओपनिंग की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा लाइट बेंड होगी, तभी इंटरफेरेंस की घटना होगी। क्लियर हो गई? एक चीज और यहाँ पे है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यही तो पढ़े थे? यस सर। यही चीज पढ़े थे? yes, अच्छा, ये क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। यस सर। ये क्या था? स्मॉल डी, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस। यस सर। अब देखो, अगर, और ये क्या था? फ्रिंज विड्थ थी, फ्रिंज विड्थ क्या थी? फ्रिंज विड्थ थी।
अब अगर हमें फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ाना है तो डी को घटाना पड़ेगा। यस सर। मतलब डी जो स्लिट और सोर्स और स्क्रीन के जो स्लिट्स थी ऐसे करके बनाए थे ना, Yes, sir. ये स्मॉल डी थी। हमने कहा था सबसे कम रखो, जितना पॉसिबल हो सके डी की वैल्यू उतनी कम रखो। यस सर। समझ गए ना? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि डी कम होगा तो बीटा बढ़ेगा। बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और कैपिटल डी क्या है? सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। यस सर। सोर्स की और अगर हम लोग डी को बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगा। यस सर। मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी। यस सर। तो जितना पॉसिबल हो सके डी को बढ़ाओ, मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच की मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस रख सकते हो। यही कैपिटल डी आता है। यस सर। इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखो। यस सर। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये सब कंडीशन में ही है। अगर हम लोग कैपिटल डी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। यस सर। समझ गए ना? इतना समझ गए? यस सर। अच्छा, एक चीज और, जो हमारी लाइट रे है, ये भी इसी में सस्टेन इंटरफेरेंस में है। जो हमारी लाइट रे है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए? सोर्सेस कैसे होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत, मान लेते हैं मोनोक्रोमेटिक ना लो तो बहुत सारी वेवलेंथ होंगी। यस सर। तो जो हमारी फ्रिंज मिलेगी वो ब्लर हो जाएगी, यस एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगेगी। यस सर। इसीलिए सिंगल वेवलेंथ का यूज करते हैं। ये भी है कि हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? समझ में आ गया? Yes, sir. क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। क्लियर? कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए पहला पढ़ा कि टू लाइट सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट होने चाहिए। दूसरा क्या? टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ बोथ लाइट वेव्स शुड बी सेम या एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स शुड बी सेम और नियरली सेम होना चाहिए। या टू सोर्सेज आर शुड टू बी नैरो, दो सोर्सेज कैसे होने चाहिए? नैरो होने चाहिए। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था बीटा बढ़ाने के लिए, फ्रिंज विड्थ को बढ़ाने के लिए स्मॉल डी कम और कैपिटल डी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, स्मॉल डी जितना कम हो सके पॉसिबल। और क्या बताया था? सोर्सेज हमारा कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक क्यों? अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं लेंगे जो फ्रिंजेस होगी वो क्या करेंगी? ओवरलैप करने लगेंगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. इतनी चीजें क्लियर हो गई? ओके, थैंक यू।